चलिए जी शुरू करते हैं फिर अपना आज का रिवीजन सेशन कॉस्टिंग का मई 2022 के लिए। आज का हमारा टारगेट है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला छोटा सा प्यारा सा आसान सा चैप्टर है ये। फटाफट से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रिवाइज करते हैं। एक उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि आप लोगों ने अभी तक जो मैंने 2 चैप्टर आपको रिवाइज करवाए हैं, मटेरियल कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट, जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। हाँ जी, शाबाश, बताओ फटाफट। ओके जी कमल, स्टडी मैट कर लिया कमल? निकालना है कमल पहले अटेम्प्ट में? ठीक है जी हर्षिता, ओके जी अनुज, ठीक है विष्णु, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, सबने पास होना है पहले बार में। आइए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देखो जी ये चैप्टर बड़ा आसान सा था। सबसे पहले आपके पास इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आया था नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में, एक सेकेंड बस, अब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम में पहली बात फर्क सिंपल सा इतना था कि सर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमें कॉस्टिंग में इस तरीके से जर्नल पास करनी है, इस तरीके से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं कि अकाउंटिंग में जो हमारे लेजर अकाउंट्स बनते हैं या अकाउंटिंग में जो जर्नल पास होती हैं उससे वो मर्ज ना हो जाए, लिंक ना हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको करते हुए हमने पहला सिस्टम बनाया नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसको समझने के लिए, इसमें जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उनको समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये प्रोसीजर ध्यान में रखना है, क्योंकि जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो सारी यहां पे जो मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा ना उसकी जर्नल एंट्रीज हैं। एंड बाय द वे व्हाट इज दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर एक बार मैं आपको बता दूं उसके बाद आप लिंक कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये प्रोसीजर भी और कुछ नहीं है, जो हमने पिछले सेशन में पूरा कॉस्ट शीट रिवाइज किया है उस कॉस्ट शीट का ही पूरा का पूरा ये प्रोसीजर है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सर एक कंपनी के पास गोडाउन था, स्टोर था, जहां पे कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा। अब ये रॉ मटेरियल कहां जाएगा? सर ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाएगा, मतलब प्रोडक्शन लाइन में जाएगा। ठीक है जी, जैसे हमने लास्ट क्लास में जब कॉस्ट शीट रिवाइज किया था उसमें मैंने आपको लेजर अकाउंट्स में बनवाए थे, उस लेजर अकाउंट्स में भी तो यही बात थी, या फिर प्रोसीजर बताया था पहली क्लास वाला। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल लेने स्टोर गया, स्टोर से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में आया। ठीक है ना? और कॉस्ट शीट की भी शुरुआत ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से होती है। और उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जैसे ही आता है, इसका मतलब क्या होता है? वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन में आ चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब मशीनों में डल गया, जब तक कंप्लीट नहीं हुआ वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। अच्छा सर, वेजेस भी इंकर होते हैं। वेजेस में डायरेक्ट वेजेस भी इंकर होंगे, इनडायरेक्ट वेजेस भी इंकर होंगे। इंकर तो सारे ही होंगे। जो तो सर डायरेक्ट वेजेस होते हैं वो तो चले जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। कभी आप अपनी कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अलग से दिखाते हो, क्योंकि वो प्राइमा फेसा ही पता होते हैं, एग्जैक्टली मालूम होते हैं इतने रुपए का खर्चा है और फिनिश प्रोडक्ट को देख के ही पता चल रहा है ये खर्चा हुआ है। तो जो डायरेक्ट वेजेस होते हैं वो तो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में चले जाते हैं, और जो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट वेजेस वो बन जाते हैं हमारे ओवरहेड्स का पार्ट, क्योंकि हमको पता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों से मिलकर हमारे बने होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जो हमारे इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं वो आ गए हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। अच्छा, इसी तरीके से एक्सपेंसेस का, जो तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो तो चले जाते हैं प्रोडक्शन लाइन में, वर्क इन प्रोग्रेस में। कैसे? कॉस्ट शीट में भी तो आपने यही किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट खर्चा तो प्रमा फेसा ही मेरे को पता है, वो सीधा का सीधा मेरे प्रोडक्शन के खर्चे का पार्ट बनता है, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनता है। और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं अगेन वो कहां जाते हैं? ओवरहेड्स में। तो ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, या फिर फैक्ट्री का अपना खुद का कोई खर्चा है जो फैक्ट्री की फैक्ट्री में ही इंकर हो रहा है और वो था ही इनडायरेक्ट, तो वो भी यहां पे इंकर हो जाएगा। और फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मेरे पास टोटल आ जाएगा। अल्टीमेटली सर ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट ही बनने हैं, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी अगर गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनने हैं तो कहां जाएंगे? प्रोडक्शन लाइन में, वर्क इन प्रोग्रेस में ही जाएंगे। जैसे आप अपनी कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो प्रमा फेसा ही पता है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है, लेकिन उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स भी तो ऐड करते हो, तब जाके तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट बनती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन पाती है। मेरी बात समझ आई? तो जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट तो बना नहीं है, लेकिन पहले इनडायरेक्ट खर्चों को ओवरहेड्स में लेके गए और ओवरहेड से कॉस्ट का पार्ट बना दिया, डब्ल्यूआईपी में ले गए। अच्छा, अब डब्ल्यूआईपी में से इससे क्या निकलेगा? जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सेकंड लेजर सिखाया था कॉस्ट शीट का, भाई वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर कौन बना रहा है?
फैक्ट्री वाले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस और कितना माल आया कंज्यूम होने में, ईयर एंड पर इतना भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अभी और बच गया। बाकी का क्या हुआ? बाकी सर फिनिश गुड्स बन गए। अब क्योंकि प्रोसीजर एस्पेक्ट्स में डायग्रामेटिक फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में यहां पे दिखा नहीं सकता हूं, ऑल्दो वो उसमें मर्ज तो होता ही है। तो वर्क इन प्रोग्रेस से अब कुछ गुड्स बन के बाहर निकल गए, फिनिश गुड्स बन गए। लेकिन फिनिश गुड्स की कॉस्ट टोटल तब तक नहीं आ सकती जब तक उसमें ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा ना जुड़ जाए। पिछले चैप्टर कॉस्ट शीट में भी हमने यह बात करी है, ठीक है ना। नेट फैक्ट्री कॉस्ट तो आ गई, वहां पे आपने फैक्ट्री के अंदर इंकर होने वाला खर्चा तो ऐड कर दिया, लेकिन ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस एचओ में हो रहा है, हेड ऑफिस में हो रहा है, वो खर्चा भी फैक्ट्री की वजह से इंकर हो रहा है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर इंकर नहीं हो रहा था, इसलिए अभी तक उसका काम नहीं हुआ। लेकिन अब फैक्ट्री के बाहर निकल चुका हूं, फिनिश गुड्स बनाने पे आ चुका हूं, तो अब सर ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा भी होगा। पहले यह खर्चा इंकर करना पड़ेगा, और इंकर करने के बाद इस खर्चे को भी कहां लेके जाना पड़ेगा? फिनिश गुड्स में। यहां तक आप पता क्या निकाल चुके हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, वो आप निकाल चुके हो, ठीक है ना। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट शीट में, तो इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आते हैं। अब फॉर्मेट में, प्रोसीजर में ये बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात मैं यहां पे कर नहीं सकता हूं। तो ये सारे एक तरह से क्या कहलाएंगे? मेरी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है ना। उसके बाद फिनिश गुड्स कहां जाते हैं? अब सर फिनिश गुड्स बिकेंगे मार्केट में, तो फिनिश गुड्स अगर मार्केट में बिकेंगे तो ये कहां जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएंगे। सर अगर अब गुड्स को बेचने पे आ ही गया हूं और गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ ही रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल अमाउंट तब तक नहीं बन सकता जब तक इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ना आ जाए। एक सेकेंड, अब सर कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल अमाउंट तब तक नहीं बन सकता जब तक इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी जुड़ ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ही क्या होता है? जो गुड्स बने हैं, जो गुड्स बिके हैं, उनको बनाने का खर्चा वो तो आ चुका है, और उनको बेचने का खर्चा। तो जो बेचने का खर्चा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इंकर करना पड़ेगा, और इंकर करके वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना पड़ेगा। अब जैसे ही ये खर्चा भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम अपने कॉस्टिंग पी एंड एल में ले जाएंगे और डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग पी एंड एल को। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था। हां जी, सभी को प्रोसीजर अच्छे से रिवाइज हो गया? तो सर इस प्रोसीजर को अगर आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में भी रिवाइज करना चाहते हो ना, कर सकते हो। कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल स्टोर में आ गया, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, डायरेक्ट खर्चे सीधा सीधा मैं वर्क इन प्रोग्रेस में ले गया था। फिर उसमें ऐड क्या करते हो? प्राइम कॉस्ट बन जाती है, उसमें ऐड क्या करते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले इनडायरेक्ट खर्चों से ओवरहेड्स बना लिए, और इनडायरेक्ट खर्चों को भी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी ऐड कर दिया। क्या बन गया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसीजर में बात नहीं करूंगा, तो यही क्या हो गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहां से आपके गुड्स बन के बाहर निकल गए, फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स बनाने के लिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करते हो? ऑफिस एंड एडमिन कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात नहीं कर सकता हूं, तो यही यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसके बाद सेलिंग का खर्चा ऐड करते हो, टोटल क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया। सर पूरा का पूरा आपके कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है उसी को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में यहां पे लिखा है। और गजब की बात यह है सर, इसी डायग्रामेटिक फॉर्म की सारी एंट्रीज हैं। मतलब जो भी आप यहां पे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में एंट्रीज करते हो ना, वो और कुछ नहीं है, पूरी कॉस्ट शीट की जर्नल एंट्रीज हैं वो। अब सर इसी को देखना है आपको, बस दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात, कोई भी खर्चा इंकर होगा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में, कोई भी खर्चा जब इंकर होगा तो वो जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से इंकर होगा। जैसे नॉर्मली अकाउंट्स में कोई खर्चा इंकर करते हैं, मटेरियल खरीद रहा हूं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर करता हूं। कॉस्टिंग में क्या होगा? कैश, बैंक और क्रेडिटर क्रेडिट नहीं होगा, यहां पे क्रेडिट होगा जीएल एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को एक और नाम से बोला जाता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसी तरीके से अगर कोई इनकम अक्रू करनी है, अकाउंट्स में इनकम कैसे अक्रू करते हैं? जैसे सेल कर रहे हो तो कैश और बैंक और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पे अगर हमको इनकम अक्रू करनी है तो कैश, बैंक या डेटर्स की जगह डेबिट क्या होगा? सेम चीज, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट।
और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। सो सिंपल सी बात है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में खर्चा इंकर करने के लिए जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इनकम अक्रू करने के लिए जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल जैसे अकाउंट्स में कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर करते हो। ठीक है ना? तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी इस चीज का ध्यान रखना है, जिस भी अकाउंट में बैलेंस जाएगा उस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा वो डेबिट होगा, जिस अकाउंट से बैलेंस जाएगा उसका बैलेंस कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब सबसे पहले स्टोर, सबसे पहले स्टोर से ही प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। एक सेकंड ना, तो सबसे पहले स्टोर से ही प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। तो स्टोर में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो स्टोर में माल खरीदना पड़ेगा, मतलब खर्चा इंकर करना पड़ेगा। खर्चा इंकर करने की एंट्री, स्टोर में माल आएगा, स्टोर का बैलेंस बढ़ेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यही एंट्री हमने यहां पे लिखी है। फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को और क्या बोला जाता है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बाय द वे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को भी एक और नाम से बोला जाता है। स्टोर लेजर को क्या बोला जाता है? रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद स्टोर में माल आ गया। अच्छा जी, उसके बाद स्टोर में जो माल आया वो कहां जाएगा? प्रोडक्शन लाइन में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो अब स्टोर में माल आ चुका है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में भेजना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बढ़ेगा, स्टोर का बैलेंस घटेगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। बिल्कुल सही आरुषि, देख लीजिए यही एंट्री पास करी है, कुछ एंट्रीज छोड़कर। अरे क्या मैंने यहां पे लिखी नहीं क्या? एक सेकेंड, ये रहा, डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन लाइन, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल ट्रांसफर कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस में। उसके बाद इस प्रोसीजर में वेजेस का खर्चा इंकर करना है। अब जब वेजेस का खर्चा इंकर होगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा या खर्चा होगा, तो चाहे मेरे डायरेक्ट वेजेस हो चाहे मेरे इनडायरेक्ट वेजेस हो, खर्चा तो टोटली इंकर होगा ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का खर्चा इंकर टोटल होगा, उसमें से डायरेक्ट खर्चा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में जाएगा, लेकिन इंकर तो टोटल होगा, तो इंकर कर लेते हैं। खर्चा इंकर करना है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, वही किया है। वेजेस इंकर्ड, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और चाहे डायरेक्ट वेजेस हो और इनडायरेक्ट वेजेस हो, ये एंट्री दोनों को मिलाकर होगी और अक्रूअल बेसिस पे होगी, मतलब चाहे पेड हो और आउटस्टैंडिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी? अच्छा जी, डायरेक्ट वेजेस इंकर हो गए, सॉरी टोटल वेजेस इंकर हो गए। अब जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो कहां जाएंगे? डायरेक्ट वेजेस वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे, प्राइम कॉस्ट बनाएंगे। क्या एंट्री? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, देख लीजिए यही की है। डायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर टू प्रोडक्शन लाइन, वेजेस वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी? अच्छा, जो वेजेस में इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो कहां जाएंगे? इनडायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बैलेंस बढ़ेगा, एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस से जाएंगे तो वेजेस का बैलेंस घटेगा, तो एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, देख लीजिए यही लिखी है। इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर टू ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद अब वेजेस का हो गया, तो एक्सपेंसेस इंकर होंगे पहले। जब एक्सपेंसेस इंकर होंगे तो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इंकर तो सारे ही होंगे, वो बात अलग है, उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएंगे। इंकर तो सारे ही होंगे, पहले इंकर करवा लो। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही अनुज, तो ये एंट्री पास करी है एक्सपेंसेस को इंकर करने के लिए। एक्सपेंसेस इंकर्ड, एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये भी चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे पेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, एंट्री तो पूरे सही होगी। ठीक है जी? अच्छा जी, अब एक्सपेंसेस इंकर हो गए, एक्सपेंसेस में से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहां जाएंगे? डब्ल्यूआईपी में, तो डब्ल्यूआईपी का बैलेंस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस का बैलेंस घट जाएगा। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट, लीजिए ट्रांसफर कर दिए एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रोडक्शन लाइन, सेम वही, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट टू एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाएंगे?
प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। तो अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बैलेंस बढ़ेगा और एक्सपेंसेस का बैलेंस घटेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल सही अनुज आरुषि, देख लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल टू एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद ये एंट्री मैंने आपके नोट्स में लिखी तो नहीं है, लेकिन क्लासेस जिस बच्चे ने मुझसे ली है उसमें मैंने लिखवा रखी है एक एंट्री, भाई इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर हो गए ओवरहेड्स में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो गए ओवरहेड्स में। अगर यहां का अपना खुद का भी कोई खर्चा हो जाए तो वो भी तो इंकर कर लेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खुद का कोई खर्चा इंकर हो गया तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। ऑल्दो इस एंट्री को मैंने वहां पर लिखा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल बन गया होगा, इनडायरेक्ट वेजेस को मिलाकर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाकर और यहां का खुद का कोई खर्चा इंकर करके प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल बन गया होगा। वो सारा कहां जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। अल्टीमेटली प्रोडक्शन ओवरहेड्स से अब उसको वर्क इन प्रोग्रेस में भेजना है, ठीक। अच्छा, क्या एंट्री हो जाएगी? तो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बैलेंस घट जाएगा। एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, देख लीजिए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ट्रांसफर टू प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन लाइन का यहां पे मतलब डब्ल्यूआईपी ही है, ठीक है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल सही अंशुमन। अच्छा, उसके बाद अब वर्क इन प्रोग्रेस तक आ चुके हैं। अब वर्क इन प्रोग्रेस से क्या निकलेंगे? फिनिश गुड्स। तो वर्क इन प्रोग्रेस से अब जब फिनिश गुड्स निकलेंगे तो फिनिश गुड्स का बैलेंस बढ़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस घटेगा। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल सही अनुज, यहां पे यही लिख रखा है। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट तब तक नहीं बन सकती जब तक इसमें ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा ना आ जाए। ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा ट्रांसफर करने से पहले इंकर करना पड़ेगा, तो इंकर करने की 11वीं एंट्री। कोई भी खर्चा इंकर होगा जीएल एडजस्टमेंट से, तो ऑफिस एंड एडमिन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही। आइए, यही एंट्री है। ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा इंकर कर लिया, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल ओवरहेड्स कंट्रोल लिख दिया, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद अब ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा इंकर हो गया, ये ट्रांसफर होगा, कहां जाएगा? फिनिश गुड्स में जाएगा, 12th एंट्री। फिनिश गुड्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही अनुज। फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिन कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस एंड एडमिन बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिन कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट बन चुकी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक मैं आ चुका हूं। अब ये फिनिश गुड्स कहां जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, 13th एंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, देख लीजिए। फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू सेल्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की टोटल अमाउंट तब तक नहीं बन सकती जब तक उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ना आ जाए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ट्रांसफर करने से पहले इंकर करना पड़ेगा, तो 14th एंट्री। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, वही लिखा है। सेलिंग का खर्चा इंकर कर दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद इसको ट्रांसफर करना है, तो 15th एंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल सही अंशुमन। तो अब सेलिंग का खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वही। अब मेरे पास यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल अमाउंट बन चुका है। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल अमाउंट कहां जाएगा? 16th एंट्री, कॉस्टिंग पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा, कॉस्टिंग पी एंड एल डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। मतलब एक तरह से इस एंट्री का क्रक्स क्या बना, लास्ट वाली एंट्री का? ये अगर मेरा कॉस्टिंग पी एंड एल है, तो कॉस्टिंग पी एंड एल में यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुका है। ये एंट्री थी ना, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुका है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारे खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, क्योंकि वो सब ऐड उड करके वही तो आए हैं। अब सर गुड्स बन चुके हैं, बेच रहे हैं, तो सेल होगी, तो सेल की एंट्री।
इनकम अक्रू होगी तो जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स अक्रू कर ली सर, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट, इनकम अक्रू हो गई। अब सेल्स को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कॉस्टिंग पी एंड एल में, तो सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल, सेल्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल। इस एंट्री का इंपैक्ट दे दे अब, तो सेल्स टू कॉस्टिंग पी एंड एल यहां पे आ जाएगा बाय सेल्स कंट्रोल अकाउंट। सेल्स क्रेडिट हो चुकी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो चुकी हैं, आपके पास यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इस प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से नहीं लिखा जाता है, वो भी सुनिए अब। बेसिकली आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना होगा, ठीक है ना। अच्छा, आपने जब जब कोई खर्चा इंकर किया है, सारी एंट्रीज आपने रिवाइज करी, आपने जब जब कोई खर्चा इंकर किया है, किससे इंकर किया है, जीएल एडजस्टमेंट से। रॉ मटेरियल खरीदा था तो स्टोर लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में कहां इंपैक्ट आया होगा, बाय स्टोर लेजर। आपने वेजेस इंकर करे, वेजेस कंट्रोल टू जीएल एडजस्टमेंट बाय वेजेस। आपने एक्सपेंसेस इंकर करे, एक्सपेंसेस टू जीएल एडजस्टमेंट बाय एक्सपेंसेस। आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर करे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू जीएल एडजस्टमेंट बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आपने सारे खर्चे जीएल एडजस्टमेंट से इंकर करे हैं, जीएल एडजस्टमेंट को किया आपने क्रेडिट, ठीक। और आपने इनकम किससे अक्रू करी है, इनकम भी आपने जीएल एडजस्टमेंट से अक्रू करी है, बस इनकम के लिए जीएल एडजस्टमेंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। जैसे आपने ये एंट्री पास करी थी सेल्स की, सेल्स अक्रू, जीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट, तो यहां पे आई होंगी सेल्स। मैं आपको इस बात से बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे मेरा पी एंड एल होता है ना, फर्क क्या है, अकाउंट्स में जो पी एंड एल बनता है, ध्यान से सुनिएगा आप, अकाउंट्स में जो पी एंड एल बनता है उसमें डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं लाइन आइटम्स के साथ, और इनकम आती है क्रेडिट साइड पे। कॉस्टिंग में क्रेडिट साइड पे खर्चे आए हैं जीएल एडजस्टमेंट में लाइन आइटम के साथ, एक एक आइटम अलग अलग, और डेबिट साइड पे इनकम आई है, पोजीशन चेंज हुई है सिर्फ। और जो कॉस्टिंग का कॉस्टिंग पी एंड एल है उसमें अकाउंट्स की तरह ही हुआ है, अकाउंट्स में खर्चा डेबिट होता है, कॉस्टिंग पी एंड एल में भी खर्चा डेबिट हुआ है, अकाउंट्स में इनकम क्रेडिट होती है, कॉस्टिंग पी एंड एल में भी इनकम क्रेडिट हुई है, लेकिन फर्क एक है, अब साइड का फर्क नहीं है, फर्क यह है यहां पर एक साथ खर्चा आ गया, अकाउंट्स के पी एंड एल में लाइन आइटम के साथ खर्चा आता है। मैं इस बात से सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बेटा जी कॉस्टिंग में ना आपका प्रॉफिट दो जगहों पर निकलेगा, कॉस्टिंग पी एंड एल में तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, क्योंकि कॉस्टिंग पी एंड एल में भी इनकम लिखी गई है और खर्चा लिखा गया है, प्रॉफिट आएगा। आपका प्रॉफिट जीएल एडजस्टमेंट में भी आएगा, क्योंकि जीएल एडजस्टमेंट में भी वही सारा खर्चा लिखा गया है, बस ऑपोजिट साइड पर, और जीएल एडजस्टमेंट में भी इनकम लिखी गई है, बस ऑपोजिट साइड पर, तो प्रॉफिट लॉस यहां पे भी आएगा। अब यहां पे सेल यहां पे लिखी है, खर्चे यहां पे लिखे हैं, अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट यहां पे आएगा। अब सर हम क्या करते हैं, ये वाला जो प्रॉफिट होता है जो जीएल एडजस्टमेंट में आ रहा होता है, और जो ये वाला प्रॉफिट होता है जो कॉस्टिंग पी एंड एल में आ रहा होता है, ये सेम होगा। सर इसका अमाउंट सेम क्यों होगा, क्योंकि बेटा कॉस्टिंग पी एंड एल में जो ये खर्चे आ रहे हैं, ये खर्चों का टोटल इन्हीं सारे खर्चों को मिलाकर ही तो बना है, और इनकम तो है ही उतनी, सेल्स, तो ये प्रॉफिट का अमाउंट होता है सेम। तो हम ना इस प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से नहीं लिखते हैं, हम इसको किस नाम से लिखते हैं, हम इसकी एंट्री पास करते हैं कॉस्टिंग पी एंड एल डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट की एंट्री है। बेसिकली कॉस्टिंग पी एंड एल में प्रॉफिट आया, इसको प्रॉफिट के नाम से ना लिख के मैं किस नाम से लिख दूंगा, टू जीएल एडजस्टमेंट, है ये प्रॉफिट ही, ठीक है। और उसके बाद जीएल एडजस्टमेंट में जो यहां पे प्रॉफिट आया, इसको प्रॉफिट के नाम से ना लिख के मैं किस नाम से लिख दूंगा, कॉस्टिंग पी एंड एल, है ये प्रॉफिट ही। तो अल्टीमेटली उसी एंट्री की पोस्टिंग है कॉस्टिंग पी एंड एल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। कॉस्टिंग पी एंड एल में गया तो कॉस्टिंग पी एंड एल टू जीएल एडजस्टमेंट, जीएल एडजस्टमेंट में आया तो बाय कॉस्टिंग पी एंड एल, और अल्टीमेटली इस तरीके से ये रिकंसाइल हो गया। और सर अगर लॉस आ रहा है तो लॉस आ रहा होगा, तो लॉस आपका इस साइड आ रहा होगा कॉस्टिंग पी एंड एल में, बाय लॉस, ठीक है जी। और जीएल एडजस्टमेंट में लॉस कहां पे आ रहा होगा, यहां पे खर्चा है, ये सेल है, लॉस कब आएगा, जब खर्चा ज्यादा है सेल कम है, तो बैलेंस इधर आएगा टू लॉस। तो लॉस को भी हम लॉस के नाम से नहीं लिखते हैं, इसकी भी क्या एंट्री पास हो जाती है, रिवर्सल, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू कॉस्टिंग पी एंड एल। तो जीएल एडजस्टमेंट में यहां पे लॉस ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, टू कॉस्टिंग पी एंड एल। और कॉस्टिंग पी एंड एल में यहां पे लॉस ना लिख के क्या लिखूंगा, बाय जीएल एडजस्टमेंट। तो अल्टीमेटली उसी एंट्री की एडजस्टमेंट करी है, लॉस यहां की यहां रिकंसाइल हो गया और प्रॉफिट इस तरीके से रिकंसाइल हो गया। यही एंट्रीज मैंने यहां पे लास्ट में लिखी हैं, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट अगर प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल। ये एंट्री इस चीज के लिए हो गई, एंड के प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए। मेरे को बताइए, आपको समझ आ गया यहां तक सारा? हाँ जी, एंट्रीज रिवाइज हो गई अच्छे से सारी। बाकी तो आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें छोटी छोटी नुएंसेस होती हैं, वो तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। आपके पास यहां पे जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें जर्नल एंट्रीज ज्यादातर पूछी नहीं जाती हैं, वहां पे आपसे पूछा क्या जाता है, लेजर अकाउंट्स पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा रही हैं तो फिर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट प्रॉपर बनाइएगा पेपर में अगर जर्नल एंट्रीज पूछ ली जाएं, और नरेशन जरूर लिखिएगा। नरेशन क्या है सर, जो ये हेडिंग में डाल रखा है ना, ये उस एंट्री की नरेशन ही है, ठीक है ना? तो नरेशन जरूर लिखिएगा अगर एंट्रीज आ जाए। अच्छा, उसके बाद कुछ 3 एंट्रीज और हैं जो कि स्पेशल केसेस की एंट्री हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है किसी चीज के बारे में, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था लेकिन अब मैं वो रॉ मटेरियल वापस कर रहा हूं। तो जब रॉ मटेरियल खरीदा था तो एंट्री क्या पास करी थी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट। अब रॉ मटेरियल वापस कर रहा हूं, एंट्री का रिवर्सल कर दो, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वही कर दिया सर, कर दिया वापस सप्लायर को माल। अच्छा, अगला, रॉ मटेरियल रिटर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्शन लाइन टू स्टोर। प्रोडक्शन लाइन का मतलब WIP। जब हमने स्टोर से माल WIP भेजा था तो एंट्री क्या पास करी थी, WIP कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर। अब WIP से माल वापस आ रहा है तो एंट्री का रिवर्सल कर दो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। वही किया है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। अच्छा, अब सर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद कर, रॉ मटेरियल जब खरीदा तो स्टोर में आया, स्टोर से उसको ट्रांसफर भी कर दिया WIP में। अब वो मटेरियल WIP से सीधा सप्लायर के पास वापस जा रहा है। WIP से, प्रोडक्शन लाइन से स्टोर में वापस नहीं आ रहा है, सीधा सप्लायर के पास वापस जा रहा है। अगर मन में आया सर यहां पे भी तो सप्लायर था, यहां पे स्टोर से सप्लायर के पास जा रहा था, यहां पे WIP से सप्लायर के पास जा रहा है। तो एक तरह से 2 एंट्रीज हैं भाई। पहले तो स्टोर से स्टेप बाय स्टेप रिवर्सल करोगे। स्टोर से माल WIP में गया था, उसका रिवर्सल। जब स्टोर से माल WIP में गया था, उसका रिवर्सल करने के लिए एंट्री क्या करोगे, स्टोर टू WIP। अब स्टोर में माल आ गया, अब स्टोर से सप्लायर को वापस करोगे, तो जीएल एडजस्टमेंट टू स्टोर। इसका क्रक्स क्या बना, ये कट गया, जीएल एडजस्टमेंट टू WIP, वही क्रक्स कर दिया सीधा। और वैसे भी अगर देखा जाए, वर्क इन प्रोग्रेस से सीधा सप्लायर को माल वापस जा रहा है, खर्चे का रिवर्सल करना है। जब खर्चा इंकर किया था तो जीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट किया था, अब रिवर्स कर रहा हूं तो डेबिट कर दिया। और उसके बाद WIP का बैलेंस कम हो रहा है, कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बात खत्म, एंट्री खत्म। और अगर वैसे नहीं समझ आता तो सर इन 2 एंट्रीज का क्रक्स एंट्री है ये। आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हो। मेरे को बताइए, समझ आया सबको? चलिए जी, इसके बाद आती हैं इसके क्वेश्चंस की कुछ छोटी छोटी नुएंसेस हैं। फटाफट से उन नुएंसेस को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोट 1, ये तो दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूं, नोट 1 और नोट 2 की। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी बोला जाता है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोला जाता है। घबरा मत जाना पेपर में, ठीक है ना? नोट 3, अब बेटा जी एक सिंपल सी बात सुनिए। जैसे हमारे पास क्लास में भी एक क्वेश्चन था, आप लोग करते क्या हैं, सारे लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। करने का तरीका क्या है, पहली बात ना, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आप एक एक करके लेजर अकाउंट्स मत बनाइएगा। जो जो लेजर अकाउंट्स क्वेश्चन ने मांगे हैं ना, सारे लेजर अकाउंट्स के पहले फॉर्मेट बना दीजिएगा। उसका पहली एंट्री से शुरू हो जाना, किसका कहां पे क्या इंपैक्ट जा रहा है, ठीक है ना? और प्रॉपर सारे इंपैक्ट देख लेना। कई बार क्या होता है, वेजेस, जैसे वेजेस कंट्रोल अकाउंट मांगा नहीं होता, वेजेस कंट्रोल अकाउंट मांगा नहीं होता, लेकिन वेजेस का खर्चा होता है। तो आपको अपने दिमाग में सोचना है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, वेजेस का अकाउंट तो नहीं मांगा है, लेकिन जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट मांगा है।
ठीक है। अब कई बार बच्चे का दिमाग क्या चलता है, वेजेस का अकाउंट तो मांगा नहीं है, वो वेजेस की एंट्री स्किप कर देता है। ऐसा मत करना, जीएल एडजस्टमेंट तो मांगा है ना। जब वेजेस का खर्चा इंकर होगा तो वेजेस कंट्रोल टू जीएल एडजस्टमेंट बाय वेजेस यहां तो आएगा। भाई डुअल इंपैक्ट नहीं दे पा रहे हो क्योंकि वेजेस अकाउंट नहीं मांगा है। एक इंपैक्ट यहां जाएगा, एक इंपैक्ट यहां आएगा। ये मांगा है, कम से कम इसका इंपैक्ट तो दोगे। उसके बाद वेजेस इंकर हो गए। अब वेजेस कहां ट्रांसफर होते हैं, डायरेक्ट वेजेस डब्ल्यूआईपी में। आपसे डब्ल्यूआईपी मांगा होगा तो वहां भी जाएगा। और उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी अगर मांगा होगा तो वहां पे भी जाएगा। इसका ध्यान रखना कि अगर एक अकाउंट नहीं मांगा है, पता चले उसकी एंट्री स्किप कर दो, उसका कहीं और अगर इंपैक्ट जा रहा है और वो अकाउंट मांगा है तो उसका इंपैक्ट देना पड़ेगा। मैं बात यहां पे ये कर रहा था सर, क्रक्स आपको बोल देता हूं। आपके स्टोर का, स्टोर लेजर का, वेजेस वाले लेजर का, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का, ऑफिस एंड एडमिन का, इनमें से, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इनमें से अगर किसी का भी ओपनिंग बैलेंस है तो इन सब का ओपनिंग बैलेंस मिलाकर आपके जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने किसी भी सवाल में। जनरल लेजर एडजस्टमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर उनका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो सर उन सबके ओपनिंग बैलेंस का टोटल ही आपके जनरल लेजर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस की बात है, चाहे स्टोर हो, चाहे वेजेस हो, चाहे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे ऑफिस एंड एडमिन हो, मैं लिख नहीं रहा हूं इसके आगे, चाहे सेलिंग हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, कुछ भी हो, इन सभी अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो इन सारे क्लोजिंग बैलेंस का सम, स्टोर का, वेजेस का, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का, ऑफिस एंड एडमिन का, इन्हीं सब का सम आपके जीएल एडजस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। जैसे हमारी क्लास के क्वेश्चन में, और एक वही वैसा ही क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है, उस क्वेश्चन में आपको जीएल एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा। उस क्वेश्चन में जीएल एडजस्टमेंट का आपको कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, लेकिन स्टोर का ओपनिंग बैलेंस है, अपना डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ओपनिंग बैलेंस है। तो इसका मतलब है जीएल एडजस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस है, आपको दे नहीं रखा है। और कितना है, जितना इन सबके ओपनिंग बैलेंस का सम है, टोटल है, वही जीएल एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। जितना इन सारे अकाउंट्स का मिलाकर क्लोजिंग बैलेंस है, वही जीएल एडजस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैं तो आपको बल्कि ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास जीएल एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दे भी रखा है ना, और आप बाद में क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हो, तो जीएल एडजस्टमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे ना, उसको एज अ बैलेंसिंग फिगर मत निकालना, बल्कि इन सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस का टोटल लगाना और वो वहां पर लिखना और देखना क्या दोनों साइड्स मैच हो रही हैं। आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा आपने सही किया है या गलत किया है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं लिख के भी बता देता हूं। आपने जीएल एडजस्टमेंट बनाया होगा, जीएल एडजस्टमेंट में आपने यहां सारे खर्चे लिखे होंगे, स्टोर, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड स्टफ, और आपने इस साइड पर सेल लिखी होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहां पे बैलेंस बचेगा, आपने यहां पे भी बैलेंस लिखा होगा, बाय बैलेंस, यहां पे आपका बैलेंस बचा होगा। मैं कह रहा हूं इस बैलेंस को ना एज अ बैलेंसिंग फिगर मत बचाना, ठीक है ना। आप एक काम करना, जितने भी आपके बाकी लेजर अकाउंट्स हैं, स्टोर, डब्ल्यूआईपी, वेजेस वगैरह, इन सब के क्लोजिंग बैलेंस का टोटल निकाल के यहां पे लिखना, और उसके बाद आपकी ये दोनों साइड्स मैच करेंगी। अगर मैच कर रही है तो आपका आंसर भी वेरीफाई है कि आपने सही किया है, ठीक है ना। अच्छा सर, इसका लॉजिक क्या है कि इन सबका मिला के ओपनिंग बैलेंस ही जीएल एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, इन सबका मिला के क्लोजिंग बैलेंस ही जीएल एडजस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। फॉर द सिंपल रीजन सर, स्टोर, वेजेस वगैरह में जो भी खर्चे इंकर हो रहे हैं वो जीएल एडजस्टमेंट में ही तो जा रहे हैं। मेरी बात समझ आई? इन अकाउंट्स में, इन इंडिविजुअल अकाउंट्स में जो भी सारे खर्चे इंकर हो रहे हैं वो जीएल एडजस्टमेंट से ही इंकर हो रहे हैं। और अगर उन अकाउंट्स का कोई क्लोजिंग बैलेंस बचता है तो ऑब्वियसली इसका भी उतना ही क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, क्योंकि सारे खर्चे और इनकम यहीं से ही तो अक्रू हो रहे हैं। तो वहां पे बैलेंस है तो यहां पे भी बैलेंस है, और सेम बैलेंस है, क्योंकि डुअल एंट्री का इंपैक्ट है। अगर वहां एंट्री का कोई इंपैक्ट आया तो यहां पे भी आया है, तो वहां अगर कोई बैलेंस बचा है तो यहां पे भी बचेगा, बात ही खत्म हो जाती है। हां जी, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस साइड से होगा, बिल्कुल सही। बाकी ये सवाल बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपने एंट्री सारी ढंग से देखी है, सारे खर्चों में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है।
तो ऑब्वियसली इसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है ना, क्योंकि खर्चों के लिए इंकर हो रहा है ना ये, और जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक तरह से आपका क्रेडिटर की तरह है ना ये, तो क्रेडिटर का भी तो बैलेंस आपका हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आता है। ठीक है जी, तुषार समझ में आ गया? चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने नोट 3 में और नोट 4 में यही बात लिखी है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज सम ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ स्टोर लेजर, वेजेस, वर्क इन प्रोग्रेस एटसेट्रा। मैंने सारे अकाउंट्स नहीं लिखे हैं, मैंने मेन लिख दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना इन्हीं 3 अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, अगर होते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकियों के होते नहीं है, कभी कभार प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है। ठीक है ना, ऑल्दो वैसे तो वेजेस का भी नहीं होता है, स्टोर और डब्ल्यूआईपी का ही ज्यादातर क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस होता है। नोट 4 में भी मैंने यही बात लिखी है, नोट 4 में बस क्लोजिंग बैलेंस के लिए लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज सम ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ स्टोर लेजर, वेजेस, डब्ल्यूआईपी एटसेट्रा। तो यही बात मैंने आपको भी यहां पे समझाई है। अच्छा, अब मेरी अगली बात और सुनो, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्रक्स बता रहा हूं पहले, फिर आपको उसका रीजन भी बता दूंगा लॉजिक के हिसाब से, चिंता मत करिएगा। पहले क्रक्स सुन लीजिए बेटा जी। एक चीज का ध्यान रखना, आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, एक सेकेंड, और आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कोई भी बैलेंस दे रखा है। मान लो यहां पे ही बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस, मतलब आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। ठीक, आपने यहां पे कुछ खर्चे इंकर करे होंगे और यहां पे आपने डब्ल्यूआईपी लिखा होगा, क्योंकि एंट्री का इंपैक्ट क्या है, डब्ल्यूआईपी टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो बाय डब्ल्यूआईपी, और यहां पे आपने सारे खर्चे इंकर करे होंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास सवाल में प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ओपनिंग बैलेंस है और आपके पास यहां पर एंड में कोई बैलेंसिंग फिगर अगर बचती है, तो वो आप क्या बनाएंगे, अपना क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे। मतलब अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ओपनिंग बैलेंस है तो आप भी क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर बेटा जी आपके पास सवाल ने कहा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बनाओ, और क्वेश्चन के डेटा में आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए डेबिट साइड पे लिख रहा हूं, ये क्रेडिट साइड का भी नहीं है, कहीं का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, और आपने उसके बाद इस साइड पर सारे खर्चे इंकर करे हैं इनडायरेक्ट वाले, यहां पे आपने डब्ल्यूआईपी में भेजा होगा वो खर्चा। ठीक है जी, अब इस केस में अगर आपके पास यहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर बचती है तो आप कभी भी उसको अपना क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचाएंगे, आप उसको अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड बचाएंगे। अब इसमें 2-3 बातें हैं सर, पहला तो इसका रीजन बता दो, दूसरा यह बता दो अंडर एब्जॉर्ब्ड कब आएगा, ओवर एब्जॉर्ब्ड कब आएगा, तीसरा यह बता दो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड आ गया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है ना, यह कहां जाएगा, फिर एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले सर अंडर एब्जॉर्ब्ड कब आएगा, ओवर एब्जॉर्ब्ड कब आएगा। देखो जी, आप जब अपना प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बनाते हो, यह खर्चे का अकाउंट है, तो जो इसकी डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे आप क्या दिखाते हो, खर्चा इंकर करते हो। ठीक, और क्रेडिट साइड पे क्या दिखाते हो, खर्चे को एब्जॉर्ब करते हो। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कॉस्ट का पार्ट बनाना, कस्टमर से रिकवर करवाना। ठीक है ना, खर्चा इंकर कैसे होता है, वेजेस का इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाता है, क्या एंट्री, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, तो आपके इनडायरेक्ट वेजेस यहां पे आ जाते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस का जो इनडायरेक्ट होता है वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाता है, एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू एक्सपेंसेस कंट्रोल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं यहां पे। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स का यहीं का ही कोई खर्चा होता है तो एंट्री क्या होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू जीएल एडजस्टमेंट। तो आपने यहां पे सारा खर्चा इंकर किया, उसके बाद इस सारे खर्चे को डायग्राम के थ्रू याद करिए, जो भी एक सेकंड, जो भी आपका एंड में प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल बचता है वो सारा जाता कहां पे है, वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आप यहां पे भेज देते हो बाय डब्ल्यूआईपी।
खर्चा एब्जॉर्ब करवा दिया। मतलब ये खर्चा आपका हुआ है, दिस इज योर इनकर्ड एक्सपेंडिचर, और ये आपने एब्जॉर्ब करवाया है, मतलब अपनी कॉस्ट शीट का पार्ट बनाया है, कस्टमर से रिकवर करवाया है। अब सर अगर बैलेंस बचता है इस साइड, ये कब बचेगा? जब आपकी ये वाली साइड ज्यादा होगी, ये वाली साइड कम होगी, तभी बैलेंस बचेगा। इसका मतलब क्या है? आपने खर्चा इंकर कम किया है, आपने खर्चा इंकर ज्यादा किया है, एब्जॉर्ब कम करवाया है, अंडर एब्जॉर्ब। और अगर इसका उल्टा हो जाए, इस साइड का बैलेंस ज्यादा आ जाए और डेबिट साइड का बैलेंस कम हो जाए, मतलब आपने खर्चा तो कम इंकर किया है, एब्जॉर्ब ज्यादा करवा के बैठ गए हो, मतलब क्या कर दिया? ओवर एब्जॉर्ब। तो ओवर एब्जॉर्ब का बैलेंस आपका इस साइड बचेगा, पहली बात। तो ओवर एब्जॉर्ब आपका डेबिट साइड पे बचता है, अंडर एब्जॉर्ब आपका क्रेडिट साइड पे बचता है। लॉजिक के साथ मैंने ये बता दिया है। अब दूसरी चीज, तीन चीजें डिस्कस करनी थी, पहले कर चुका हूं। दूसरी चीज, सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फिर डिस्कस करूंगा इसका रीजन कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बचाना है नहीं बचाना है, उसके बाद वो डिस्कस करूंगा। पहले अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब तो बच गया। बेटा जी एक बड़ी सिंपल सी बात है, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? अंडर एब्जॉर्ब का सर मतलब यह है कि हमने वर्क इन प्रोग्रेस में खर्चा कम भेजा है। हमने यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में खर्चा इंकर तो ज्यादा कर लिया, यहां तो खर्चा ज्यादा आया है, लेकिन यहां कम भेजा है, वर्क इन प्रोग्रेस में खर्चा कम भेजा है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस में खर्चा कम भेजा है तो फिनिश गुड्स में भी खर्चा कम गया है। अगर फिनिश गुड्स में खर्चा कम गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी खर्चा कम गया है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में खर्चा कम गया है तो कॉस्टिंग पी&एल में भी खर्चा कम गया है। अगर कॉस्टिंग पी&एल में खर्चा कम गया है तो मेरा प्रॉफिट बेफिजूल में ज्यादा आ रहा है। कॉस्टिंग पी&एल में अगर खर्चा कम गया है तो कॉस्टिंग पी&एल में जो मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा वो ज्यादा आ रहा होगा, जो कि गलत है। मेरा तो खर्चा ज्यादा हुआ है, उस प्रॉफिट को ठीक कर दूं, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो अंडर एब्जॉर्ब को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर है तो इसकी एंट्री का इंपैक्ट आएगा बाय कॉस्टिंग पी&एल। कॉस्टिंग पी&एल से ये एंट्री यहां पे हो जाएगी, ठीक है जी। अंडर एब्जॉर्ब्ड आपके कॉस्टिंग पी&एल में चला जाएगा, इससे आपका कॉस्टिंग पी&एल डेबिट हो जाएगा। आपने खर्चा कम भेजा था, जितना कम भेजा था हमने वो भी भेज दिया और अपना प्रॉफिट डाउन कर लेंगे। और सर अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है? सर ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब यह है मेरा खर्चा यहां पे इंकर कम हुआ था, डब्ल्यूआईपी में भेज ज्यादा दिया। अब डब्ल्यूआईपी में अगर ज्यादा भेज दिया तो फिनिश गुड्स में ज्यादा गया, फिनिश गुड्स में ज्यादा गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ज्यादा गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ज्यादा गया तो कॉस्टिंग पी&एल में ज्यादा गया, कॉस्टिंग पी&एल में ज्यादा गया तो सर कॉस्टिंग पी&एल में खर्चा ज्यादा है और मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, जो कि गलत है। मेरा तो इतना खर्चा ही नहीं है सर, इंकर ही नहीं किया मैंने तो इतना खर्चा। ठीक कर दूं इसको, खर्चे का रिवर्स कर दूं। खर्चा ज्यादा डेबिट कर रखा है, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दूंगा, मतलब टू कॉस्टिंग पी&एल। ओवर एब्जॉर्ब्ड का इंपैक्ट कॉस्टिंग पी&एल में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, कॉस्टिंग पी&एल क्रेडिट हो जाएगा। अंडर एब्जॉर्ब्ड कम खर्चा है, ज्यादा बनाना है, डेबिट कर दूंगा। लेकिन एक प्रेजेंटेशन की बात सुनिए बेटा जी, कॉस्टिंग पी&एल में ओवर एब्जॉर्ब्ड अंडर एब्जॉर्ब्ड का इंपैक्ट दिखाना कहां पे है? आपने कॉस्टिंग पी&एल बनाया, यहां पे आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करी होगी, यहां पे आपने बाय सेल्स कंट्रोल लिखा होगा, ठीक है जी। अब आपके पास अंडर एब्जॉर्ब्ड की एंट्री क्या बन रही है? कॉस्टिंग पी&एल डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग पी&एल डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, अंडर एब्जॉर्ब्ड की एंट्री बन रही है। लेकिन यहां पे उसका इंपैक्ट अभी नहीं डालेंगे। अभी क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे प्रॉफिट। मान लीजिए यहां पे प्रॉफिट ही आ रहा है, ठीक है जी, और इसको प्रॉफिट ही लिखेंगे, इसको वो जीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे जो मैं बता रहा था ना, कॉस्टिंग पी&एल से जीएल एडजस्टमेंट में सेटलमेंट होगी, अभी नहीं करूंगा वो। अब इस प्रॉफिट को कैरी डाउन करूंगा बाय प्रॉफिट, यहां इंपैक्ट डालूंगा अब उसका, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड का। मतलब पहले जो खर्चे गलत वलत लिखे हैं, चाहे ओवर एब्जॉर्ब्ड के रूप में चाहे अंडर एब्जॉर्ब्ड के रूप में, पहले उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा, फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड का ट्रीटमेंट करूंगा। अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर है तो कॉस्टिंग पी&एल डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो टू कॉस्टिंग पी&एल है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट टू कॉस्टिंग पी&एल बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स।
ओवर एब्जॉर्ब्ड। ये यहां इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली मैंने एक ही में बना के दिखा दिया, या तो इसका इंपैक्ट आएगा या इसका इंपैक्ट आएगा, दोनों का साथ में नहीं आ जाएगा। मेरी बात समझ आई आपको? सर ऐसा क्यों, ये इस तरीके से क्यों कर रहे हो भाई? आपको अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड का इंपैक्ट देना था, कॉस्टिंग P&L में इंपैक्ट देना था, और आपको प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट लाना था, तो सर यहीं पे कर देते ना रनिंग में। बेटा आप याद करिए, आपने मार्जिनल कॉस्टिंग किया है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ना आपके पास एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आती थी, ठीक है? ऑल्दो वो जब चैप्टर होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का तब वो बात डिटेल में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आपके पास रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आती थी, वहां पे भी आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ती थी और मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती थी। और उसमें भी आप क्या करते थे, जब आप कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट बना रहे होते थे ना, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते थे। बिल्कुल कॉस्ट शीट के एंड में आ गया हूं, पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें प्रॉफिट, इससे पहले कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट बना है, वहां से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंचा हूं। यहां पे प्रॉफिट आता था और यहां पे आप सेल्स लिखते थे। फिर आप क्या करते थे, इसी प्रॉफिट को कॉस्ट शीट में फिर कंटिन्यू करते थे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट के नाम से लिखते थे। यही वाला प्रॉफिट यहां पे फिर आता था, और फिर इसमें से अलग से प्लस माइनस करते थे ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड, जो भी होता था, ठीक है? फिर आपके पास यहां पे आता था प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड अंडर एब्जॉर्ब्ड से पहले जो प्रॉफिट आता था उसको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कहते थे, इनकी एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आता था उसको प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कहते थे। वही काम मैंने यहां पे करने की कोशिश करी है प्रेजेंटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? पहले मैं दिखाना चाह रहा हूं मैंने गलती करके क्या प्रॉफिट निकाला है, फिर गलती ठीक करने के बाद क्या प्रॉफिट आएगा वो दिखाना चाह रहा हूं। एंड बाय द वे, अब जो यहां पे आपके पास प्रॉफिट बचेगा, ये प्रॉफिट आपका जीएल एडजस्टमेंट से सेट ऑफ होगा। मतलब जीएल एडजस्टमेंट से अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड के बाद का जो प्रॉफिट होता है, जिसको आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बोलते हो, उसका नाम जीएल एडजस्टमेंट दिया जाएगा। ये वाला प्रॉफिट आपका कौन सा है, बिफोर एडजस्टमेंट। और कौन सी एडजस्टमेंट की बात हो रही है, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड। ये है इसका फुल ट्रीटमेंट। अब सर इसका रीजन बता दो, ऐसा क्यों बताया आपने ये सारा? बेटा इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। अगर मेरा सवाल मेरे को प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है ना, इसका मतलब मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि हम ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, इसका मतलब हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। पॉलिसी किस चीज की है? पॉलिसी इस चीज की है सर, हम किसी भी साल ना खर्चा इंकर ज्यादा कर देते हैं, एब्जॉर्ब हम कम करवाते हैं, ठीक? मतलब हम खर्चा प्रीपे करके चलते हैं, तभी ये यहां पे क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। और अगर ये यहां पे क्लोजिंग बैलेंस बचेगा तो अगले साल का तभी ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। सर अगर ये प्रीपेड नहीं था, मैंने खर्चा ज्यादा इंकर किया, एब्जॉर्ब कम करवाया है, अगर ये जो ज्यादा खर्चा मैंने इंकर किया था अगर ये प्रीपेड नहीं था, तो फिर पिछले साल ही कम एब्जॉर्ब करवाया था, तो फिर वो पिछले साल के अंडर एब्जॉर्ब में चला जाता, क्लोजिंग बैलेंस बचता ही ना। तो मेरा अगर ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब है पिछले साल का मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब पिछले साल मैंने खर्चा जानबूझकर ज्यादा किया है, मैंने पिछले साल खर्चा प्रीपे किया है। तो हम ये मान के चलते हैं, ये हमारी पॉलिसी, हम प्रीपेड करके चलते हैं, या फिर वाइस वर्सा आउटस्टैंडिंग छोड़ के चलते हैं। लेकिन अगर मेरा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसका मतलब है सवाल बोलना चाह रहा है सर हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम कोई प्रीपेड करके आउटस्टैंडिंग करके नहीं चलते हैं, हमारा जो खर्चा इंकर होता है वो उसी साल का होता है। अगर हमने कुछ खर्चा कम इंकर किया है, एब्जॉर्ब ज्यादा करवाया है, तो सर आउटस्टैंडिंग नहीं है वो, हमने ओवर एब्जॉर्ब करवा दिया गलती से, या हमने खर्चा इंकर ज्यादा कर दिया, एब्जॉर्ब कम करवाया, तो सर प्रीपे नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी, अंडर एब्जॉर्ब करवा दिया सर। इसलिए अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो मैं भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचाता हूं, उसको अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब बचाता हूं। मेरे को बताइए समझ आ गया आप सबको ये? तो मैंने यहां पे इन पॉइंट्स में आपको यही सब लिखवाया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है यहां पे आपके नोट्स में, तो क्लासेस में मैंने लिखवाया हुआ है सारा ये। If there is no opening stock of, no opening balance of production overheads control account, then balancing figure at the end will be treated as over absorbed or under absorbed. अगर opening balance नहीं है तो आप भी closing balance नहीं बचाएंगे, वो over absorbed या under absorbed की तरह ट्रीट होगा। कब क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, आगे कॉस्टिंग P&L में क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। If there is an opening balance, अगर opening balance है तो आप भी closing balance बचा लेंगे, then balancing figure shall be treated as closing balance। ठीक है जी? हाँ जी, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद नोट 6 भी मैं आपको बता चुका हूं, ओवर एब्जॉर्ब का क्या होगा, P&L में क्रेडिट होगा, शैल बी क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग P&L। अंडर एब्जॉर्ब का क्या होगा, डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L।
शैल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पेंडल, वही मैंने यहां पे बताया है। आखिरी चीज है सर यहां पे अब ये लेजर अकाउंट से रिलेटेड, अगर शॉर्टेज आ जाए कभी, बेटा जी अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ गई है तो शॉर्टेज अब दो तरीकों की हो सकती है, या तो शॉर्टेज हो सकती है नॉर्मल लॉस, या वो शॉर्टेज हो सकती है एबनॉर्मल लॉस। और पूरी कॉस्टिंग में आपने नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीखा है। मैंने अभी पिछले से पिछला चैप्टर जो आपको रिवाइज करवाया मटेरियल कॉस्टिंग, उसमें भी मैंने एप्पल का एग्जांपल देके आपको बोला है, और आपको पता है पूरे कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट वही है। तो मैं क्रक्स बोलूंगा अभी यहां पे, अगर शॉर्टेज नुकसान नॉर्मल लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मटेरियल और गुड्स। बेसिकली अगर नॉर्मल लॉस है तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो सेलिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, सेलिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा तो कस्टमर से रिकवर होगा। और सर अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकता। अगर कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकता तो फिर उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते, तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L में लेके जाएंगे। तो पहली बात, अगर आपकी शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। अगर आपकी शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस नहीं है, तो ये सीधा सीधा कॉस्टिंग P&L में जाएगी। एंट्री क्या पास हो जाएगी? एक सेकेंड ना, नालायक। हाँ जी, तो अगर ये शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस है तो ये सीधा सीधा कॉस्टिंग P&L में चली जाएगी, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। और सर इसकी जब एंट्री पास होगी ना कॉस्टिंग P&L टू स्टोर लेजर, तो इसमें कोई वो वाली दिक्कत वाली बात नहीं है जो मैंने ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब में बताया था ना कि पहले प्रॉफिट निकलेगा फिर इसका इंपैक्ट आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप यहीं पे दिखा दोगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स टू जो भी आपका ये है स्टोर लेजर एबनॉर्मल लॉस वाला, यहीं आ जाएगा और इसके बाद आपका ये प्रॉफिट आएगा। इसके लिए कोई अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर ये शॉर्टेज नॉर्मल लॉस है तो इसको गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। गुड्स की कॉस्ट का पार्ट कैसे बनेगा? सर स्टोर है, प्रोसीजर रिवाइज करवा रहा हूं वापस से, उसी से आंसर निकल जाएगा। यहां से WIP निकलता है, वहां से फिनिश गुड्स बनते हैं। अगर मेरा यहां पे कोई नुकसान हुआ है और वो नुकसान मेरा नॉर्मल लॉस है, तो इस नॉर्मल लॉस के नुकसान को गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। मतलब यहां पे फिनिश गुड्स जो बन रहे हैं इस कॉस्ट का पार्ट बनाना है इस नुकसान को। अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, अब ये मत बोल देना सर सीधा स्टोर से फिनिश गुड्स में भेज दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल है ना वो बनेगा पहले फिर फिनिश गुड्स बनेंगे। तो बनाने के लिए मेरे को उसको प्रोडक्शन लाइन में भेजना है। बीच में लिंक कौन सा है? WIP। या तो मैं इस नॉर्मल लॉस को यहां से सीधा WIP में भेज दूं, या फिर एक तरीका और है, कौन सा सही है उस पर बात करेंगे। दूसरा तरीका यह है सर पहले ना मैं इस नुकसान को प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लेके आऊं, यह दूसरा तरीका है, और प्रोडक्शन ओवरहेड से यह नुकसान WIP में जाएगा। और एक बारी अगर यह खर्चा WIP में आ गया, अगर एक बार यह नॉर्मल लॉस WIP में आ गया, फिर तो सर WIP से फिनिश गुड्स ही निकलने हैं। अब चाहे इस साल निकले चाहे अगले साल निकले, वो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। WIP में अल्टीमेटली मेरे को खर्चा लाना है। अब सर इसमें आंसर क्या बनेगा? मैं नॉर्मल लॉस को प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लेके आऊंगा। मैं नॉर्मल लॉस को स्टोर से सीधा सीधा WIP में नहीं लेके जाऊंगा। उसका एक सिंपल सा रीजन है, सर नॉर्मल लॉस को गुड्स की कॉस्ट का पार्ट तो बनाना है, लेकिन ये कोई मेरा डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये तो नुकसान है। जो फिनिश गुड्स बने हैं उनको बनाने के लिए ये नॉर्मल लॉस वाला माल थोड़ा ना यूज हुआ। दोबारा रिपीट करता हूं सर, यहां पे जो मेरे फिनिश गुड्स बने हैं उनको बनाने के लिए मेरा ये नॉर्मल लॉस वाला मटेरियल थोड़ा ना लगा है। ये नॉर्मल लॉस वाला मटेरियल तो खत्म हो गया, नुकसान हो गया, शॉर्टेज हो गई, ये लगा थोड़ा ना है। मैं तो इसकी कॉस्ट का पार्ट बना रहा हूं ताकि कस्टमर से रिकवर करवा पाऊं। तो मैं डायरेक्ट मटेरियल की तरह इसको नहीं बना सकता हूं। पार्ट तो बनाना है कॉस्ट का, लेकिन डायरेक्ट की तरह नहीं, इनडायरेक्ट की तरह। तो इनडायरेक्ट की तरह अगर बनाना है तो आप सीधा WIP में नहीं लेके जा सकते, फिर आपको पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लेके जाना पड़ेगा, और वहां से ऑटोमेटिकली ये WIP में आ जाएगा। और एक बार अगर ये WIP में आ गया तो सर फिर गुड्स की कॉस्ट का पार्ट तो ये बनेगा ही बनेगा, चाहे इस साल बने चाहे अगले साल बने। इसलिए हमने एंट्री क्या पास करी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर।
हम स्टोर से माल निकालकर इस नॉर्मल लॉस को स्टोर से निकाल दिया, स्टोर का बैलेंस कम कर दिया और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बैलेंस बढ़ा दिया। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर एंट्री में आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में तो ले आए, अब प्रोडक्शन ओवरहेड से डब्ल्यूआईपी में भी भेज दो ना और एंट्री पास कर दो डब्ल्यूआईपी टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बेटा ये एंट्री इस नॉर्मल लॉस के लिए वापस से पास मत कर देना, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लाना है बस आपको एक बारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ गया फिर तो डब्ल्यूआईपी में चला ही जाएगा। जो अमाउंट सवाल में दे रखा होगा उस अमाउंट में इंक्लूडेड होगा, फिर अलग से एंट्री पास नहीं होगी। अनुज वही बोल रहा था, अलग से एंट्री नहीं पास होगी। मेरे कहने का मतलब है मैंने यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स बनाया, मैं यहीं पे टू स्टोर लेजर कर दूंगा, ठीक है ना, उस नॉर्मल लॉस के लिए। अब उसके बाद जो भी डब्ल्यूआईपी में अमाउंट जा रहा है, सवाल में जो भी लिखा हुआ है उस अमाउंट में ये नॉर्मल लॉस को भी मैं मान लूंगा इंक्लूडेड है, चला गया जी। मेरे को स्पेसिफिकली उसकी एंट्री पास करके नहीं भेजना पड़ेगा कि मैं इस अमाउंट के लिए एक और एंट्री अलग से पास करूं इस डब्ल्यूआईपी की एंट्री के ओवर एंड अबव, ना वो नहीं करना है। ठीक है जी, बिल्कुल सही हर्षिता, यही एंट्री का क्रक्स है। तो मैंने यहां पे आपको यही लिखवाया है, अगर नॉर्मल लॉस है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बेटा जी जो भी आपके लेजर अकाउंट्स थे ना, इनमें जितने भी नुएंसेस थे वो सारे मैंने आपसे कर दिए हैं डिस्कस। अब आपके पास आता है इस चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसमें ज्यादा कुछ था नहीं सर, इसमें मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा भी नहीं, मैं बस इतनी सी बात आपको बता के चलूंगा। इसका एक सवाल है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और चांसेस थोड़ा सा पेपर में इसके कम ही होते हैं, ठीक है ना। ऑल द क्लासेस में हमने ये सारा सीखा ही है। बेटा जी सिंपल सी बात है, जब आप इंटीग्रेटेड सिस्टम करते हो और जब आप नॉन इंटीग्रेटेड करते हो, अभी तक हमने सारी एंट्रीज नॉन इंटीग्रेटेड की करी हैं, रिवाइज। नॉन इंटीग्रेटेड में जब भी आपको कोई एक्सपेंस अक्रू करना होता है तो आप जीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करते हो। इंटीग्रेटेड में अगर आपको कोई भी एक्सपेंस अक्रू करना है तो आप कैश, बैंक और क्रेडिटर्स इसको क्रेडिट करोगे। मतलब मैं एक दो एंट्रीज का आपको क्रक्स बोलता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है और मैं नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्री पास कर रहा हूं, नॉन इंटीग्रेटेड में मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट। अगर मेरे को इंटीग्रेटेड में रॉ मटेरियल की पास एंट्री पास करनी है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर्स। इसी तरीके से मेरे को वेजेस का खर्चा इंकर करना है, मैं नॉन इंटीग्रेटेड में वेजेस का खर्चा इंकर करता हूं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरे को यही वेजेस का खर्चा इंटीग्रेटेड में इंकर करना है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और वेजेस पेबल। ठीक है जी, मेरे को एक्सपेंसेस का खर्चा इंकर करना है, नॉन इंटीग्रेटेड में करता हूं, एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट। मेरे को यही एक्सपेंसेस का खर्चा इंटीग्रेटेड में इंकर करना है, एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और एक्सपेंसेस पेबल। मेरे को इनकम अक्रू करनी है और इनकम अक्रू मेरे को नॉन इंटीग्रेटेड में करनी है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा। अब नॉन इंटीग्रेटेड में जब आपको इनकम अक्रू करनी होती है तो इनकम अक्रू करने के लिए आप जीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करते हो, और इंटीग्रेटेड में अगर आपको इनकम अक्रू करनी है तो यहां पे आप कैश, बैंक और डेटर्स को डेबिट करोगे। ठीक है जी, तो इंटीग्रेटेड में मेरे को सेल्स अक्रू करनी है, क्या एंट्री होगी, सॉरी नॉन इंटीग्रेटेड में मेरे को सेल्स अक्रू करनी है, एंट्री क्या होगी, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। मेरे को यही सेल्स इंटीग्रेटेड में अक्रू करनी है, कैश और बैंक उधार में है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा सर इसके बाद की एंट्रीज, क्योंकि आपने तो दुनिया जहां की खूब सारी एंट्रीज कराई हैं यहां पे, ये तो सर आपने खर्चा इंकर करने की या इनकम अक्रू करने की एंट्रीज बताई। अब आगे की ट्रांसफर की एंट्रीज, भाई यहां पे स्टोर में खर्चा इंकर कर लिया, इंटीग्रेटेड में स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट टू कैश, बैंक, क्रेडिटर, नॉन इंटीग्रेटेड में स्टोर लेजर टू जीएल एडजस्टमेंट, खर्चा इंकर हो गया सर। अब आगे ट्रांसफर करने की एंट्री सेम है, वो इंटीग्रेटेड हो या नॉन इंटीग्रेटेड हो, ट्रांसफर करने की एंट्री सेम है। मतलब जो फर्क है ना इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में, वो सिर्फ खर्चा या इनकम इंकर या अक्रू करने में फर्क है। जो इंटरनली ट्रांसफर होगा स्टोर से डब्ल्यूआईपी, वेजेस से डायरेक्ट वेजेस डब्ल्यूआईपी, इनडायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस का ट्रांसफर, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर, जो भी है वो सब बिल्कुल सेम है। ठीक है जी,
मेरी बात समझ आई? मतलब अगर मैं इंटीग्रेटेड की एक दो एंट्रीज पे बात करूं, रॉ मटेरियल खरीदा, इंटीग्रेटेड। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंटीग्रेटेड। रॉ मटेरियल खरीदा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर्स। अब रॉ मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा हूं डब्ल्यूआईपी में, सेम एंट्री, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। ये इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में सेम है। उसके बाद वेजेस इंकर करे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और वेजेस पेबल। अब ट्रांसफर कर रहा हूं, वो सेम है। डायरेक्ट वेजेस डब्ल्यूआईपी में जाएंगे, डब्ल्यूआईपी टू वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू वेजेस। ट्रांसफर सब कुछ सेम है। खर्चा इंकर करना है या इनकम अक्रू करनी है, बस वहां फर्क है। और वहां पे भी क्या फर्क है? जीएल एडजस्टमेंट की जगह कैश बैंक डेटर और क्रेडिटर डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंगली होगा, बस। ठीक है जी, वही मैंने आपका यहां पे ये क्रक्स लिख दिया है। सेकंड कॉन्सेप्ट में, इंटीग्रेटेड सिस्टम में, व्हेन एक्सपेंसेस हैज टू बी इंकर्ड, कैश बैंक या क्रेडिटर इंस्टेड ऑफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये क्रेडिट होगा। और अगर इनकम अक्रू करनी है तो डेबिट होगा कैश बैंक या डेटर्स इंस्टेड ऑफ जीएल एडजस्टमेंट। बाकी बातें सारी एंट्रीज बाकी ट्रांसफर वगैरह की बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। लास्ट कॉन्सेप्ट, ये तो मेरे को यहीं पे अब आपको समझाना है एक दो चीजों को लेकर। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ था नहीं। रिकंसाइलिंग द डिफरेंसेस इन, पहली बात, पूरी कॉस्टिंग में आपकी ना 3 तरीकों की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स हैं। एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए। एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में करी है, जिसमें आप कॉस्टिंग में ही बनी कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग में ही बनी इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करवाते हो। और आखिरी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो आपने करी है, वो आपने इस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के चैप्टर में करी है, जिसमें आप अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में बने P&L के प्रॉफिट और कॉस्टिंग में बने कॉस्ट शीट या कॉस्टिंग P&L के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस आते हैं उनको रिकंसाइल करवाते हो। तो ये बात तो मैंने यहां पे लिख दी, रिकंसाइलिंग द डिफरेंसेस इन प्रॉफिट्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट शीट। अच्छा जी, अब पहली बात तो सर फॉर्मेट पे बात कर लेता हूं। देखो जी, आप इसको लेजर फॉर्म में बनाना चाहो तो वो कहलाएगा मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। आप एक मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाएंगे लेजर फॉर्म में। आप इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना चाहते हैं, आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब किसी भी एक प्रॉफिट से शुरू करो, उसमें कुछ प्लस करो, कुछ माइनस करो और दूसरी चीज के प्रॉफिट पे पहुंच जाओ। आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसको बना सकते हो। अगर लेजर फॉर्म में बनाते हो, पहली बात, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो बेटा जी आपकी मर्जी है, आप अकाउंट्स के प्रॉफिट से शुरू करके कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे पहुंच जाइए, या वाइस वर्सा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट यूज करके आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे पहुंच जाइए। ठीक है बेटा, 1 मिनट दो मेरे को एक बारी। नालायक, पता नहीं चेयर को क्या हो गया, बार बार नीचे हो जाती है, ऐसे मिनी हार्ट अटैक वाली फीलिंग आती है। पता नहीं ये आरुषि की ना क्लास में दी गई बद्दुआएं मेरे को लग रहा है अभी भी लग रही हैं मेरे पे। हाँ, अनुज हंस रहा है अब। आरुषि ने बहुत बद्दुआएं दी है मेरे को क्लास में कि आप बैठे बैठे गिर जाओ कुर्सी से, नालायक। हाँ, पिक भेज दो बस तुषार, 10-1 मिनट, ये आखिरी टॉपिक है, खत्म बस उसके बाद, ठीक है ना। अच्छा जी, तो पहली बात तो मैं यहां पे ये बता रहा था, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, आप चाहे अकाउंट्स के प्रॉफिट से शुरू करके कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट पे पहुंच जाओ, या कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से शुरू करके अकाउंट्स के प्रॉफिट पे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है, प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बाय टेकिंग अकाउंट्स प्रॉफिट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एज बेस। तो अगर बेस लेने को बोल दिया है फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को, तो शुरू आपको फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से ही करना पड़ेगा। उसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें माइनस होंगी और आप कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे पहुंचोगे। या लिख दिया है प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बाय टेकिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एज बेस, तो आपको शुरू कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से करना पड़ेगा और उसमें कुछ चीजें प्लस होंगी, कुछ चीजें माइनस होंगी और अकाउंट्स का प्रॉफिट आएगा। लेट्स से आपने कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू किया, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। अब इस कॉस्ट के प्रॉफिट में आप कुछ चीजें ऐड करोगे, कुछ चीजें माइनस करोगे और फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट तक पहुंच के दिखाओगे। बस इतना ध्यान रखना बेटा जी, ये मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट है। अगर आप इसको लेजर फॉर्म में बना भी रहे हो ना, दिस इज नॉट एन एक्चुअल लेजर। ये एक्चुअल लेजर नहीं है सर। इसका मतलब क्या है
यहां पे कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती है, इसमें कोई डेबिट साइड जैसी चीज नहीं है, इसमें कोई क्रेडिट साइड जैसी चीज नहीं है, इसमें कोई टू बाय ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि बेटा जी अगर आपने यहां पे कॉस्ट का प्रॉफिट लिखा है, आप चाहो कॉस्ट का प्रॉफिट इस साइड लिख लो, चाहे आप इस साइड से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई डेबिट क्रेडिट साइड ही नहीं है यहां पे। नंबर वन। नंबर टू, बस इतना ध्यान रखना है जिस भी साइड लिखा है, अब जिस साइड आपने कॉस्ट का प्रॉफिट लिखा है ना, उसी साइड जो जो चीजें आप लिखोगे उन चीजों से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? अकाउंट्स का प्रॉफिट। क्योंकि आप कॉस्टिंग के प्रॉफिट में जो जो चीजें सेम साइड लिख रहे हो, उन चीजों से कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ाकर आप अकाउंट्स के प्रॉफिट तक जाना चाहते हो। और जो भी चीजें आप ऑपोजिट साइड पे लिखोगे, इन सब चीजों से आपका प्रॉफिट घटेगा। किसका प्रॉफिट? अकाउंट्स का प्रॉफिट। क्योंकि आप जो जो चीजें ऑपोजिट साइड लिख रहे हो, वहां पे आप करना क्या चाह रहे हो? कॉस्टिंग के प्रॉफिट में ये चीजें माइनस करके अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो। तो बस आपको ये कोई ध्यान नहीं रखना है डेबिट क्रेडिट क्या है, चाहे आपने यहां से शुरुआत क्यों ना कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख लेना, जिन चीजों से अकाउंट्स का प्रॉफिट, अगर कॉस्ट से अकाउंट्स के प्रॉफिट पे जा रहे हो, जिन चीजों से अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ेगा वो चीजें सेम साइड पे आएंगी, जिनसे अकाउंट्स का प्रॉफिट घटेगा वो चीजें ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगी। जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स यहां पे लेके बात कर लेता हूं, बस इसमें एक दो एग्जांपल्स लूंगा, उसके बाद आखिरी बात तो मेरे को यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की करनी होगी और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो सुन लीजिए एक बारी, बस 5-7 मिनट का है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि ट्रांजैक्शन दे रखी है आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं आपके फॉर एग्जांपल 1 लाख के, और आपने एब्जॉर्ब करवाए हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000 के। पहली बात, एक्चुअल खर्चा कहां जाता है? सर एक्चुअल खर्चा अकाउंट्स में जाता है। एब्जॉर्ब कहां पे होता है खर्चा? सर खर्चा एब्जॉर्ब कॉस्ट में होता है। अब आप देख लो, अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा दिखाया है, अकाउंट्स में आपने खर्चा ज्यादा दिखाया है, 1 लाख का एक्चुअल खर्चा है, जहां खर्चा ज्यादा है वहां का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, मतलब अकाउंट्स में प्रॉफिट कम है। कॉस्टिंग में आपने खर्चा कम दिखाया है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। और आप अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कर क्या रहे हो? कॉस्टिंग के प्रॉफिट से अकाउंट्स के प्रॉफिट पे जा रहे हो। तो आपको कॉस्टिंग के ज्यादा वाले प्रॉफिट से अकाउंट्स के कम वाले प्रॉफिट तक आना है। आपको कॉस्टिंग के प्रॉफिट को माइनस करना है, और माइनस करना है तो ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। यहां पे बाय तो लिखना नहीं है, खैर ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। अब किस नाम से आएगा? आएगा तो ऑपोजिट साइड पे, लेकिन किस नाम से? सर एक्चुअल खर्चा 1 लाख का था, एब्जॉर्ब करवाया 80,000, कम एब्जॉर्ब करवाया, अंडर एब्जॉर्ब के नाम से आ जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसी का एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास एडमिन ओवरहेड्स हैं, और एडमिन ओवरहेड्स आपके पास एक्चुअल 1.5 लाख रुपए के हैं, और आपने एब्जॉर्ब करवा दिए मान लो 1,90,000। अब खर्चा एक्चुअल आपने लिखा है अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में खर्चा कम लिखा है। अकाउंट्स में अगर खर्चा कम लिखा है तो अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा है, और एब्जॉर्ब होता है खर्चा कॉस्टिंग में, तो कॉस्ट में आपने खर्चा ज्यादा लिख दिया है। कॉस्ट में अगर खर्चा आपने ज्यादा लिख दिया है तो प्रॉफिट कम आ रहा है, और आप कर क्या रहे हो? कॉस्टिंग के प्रॉफिट से अकाउंट्स के प्रॉफिट तक जाके दिखा रहे हो। तो कॉस्टिंग के कम प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट तक आना है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो इसी साइड आ जाएगा, क्योंकि जो भी इस साइड आएगा वो उस प्रॉफिट को बढ़ाएगा। किस नाम से? सर आपने एब्जॉर्ब ज्यादा करवा दिया है, एक्चुअल खर्चा कम था, ओवर एब्जॉर्ब्ड एडमिन ओवरहेड्स के नाम से, ठीक है ना? इसके अलावा क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे कुछ चीजें होती हैं खर्चों की या इनकम की, जो कि अकाउंट्स में कंसीडर होती हैं, कॉस्टिंग में कंसीडर ही नहीं होती हैं। जैसे अपना इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये खर्चे ट्रीट होते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में ये खर्चा है, तो अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा है,
तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कम है। कॉस्टिंग में इसको ट्रीट ही नहीं किया जाता, कॉस्टिंग में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो कॉस्टिंग में खर्चा कम है, बता रहा हूं बिल्कुल। कॉस्टिंग में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा है। आपको कॉस्टिंग के ज्यादा प्रॉफिट से अकाउंट्स के कम प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा ऑपोजिट साइड पे आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंट्स। ये तो मैंने खर्चों की आइटम्स की बात कर ली, यहां पे इनकम की भी चीजें हो सकती हैं, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब अकाउंट्स इनको इनकम मानता है, तो अकाउंट्स, अब मैं ये बात इनकम के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं, अकाउंट्स में इनकम है तो अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा है। कॉस्टिंग में सर इनको कोई ट्रीट नहीं होता, कॉस्टिंग में एक ही इनकम है, सेल्स, तो कॉस्टिंग में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं। कॉस्टिंग में इनकम नहीं ट्रीट होती है, तो कॉस्टिंग का इनकी वजह से प्रॉफिट कम है। आपको कॉस्टिंग के प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसी साइड पे आ जाएगा। सेम नाम से आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट। अच्छा, मैंने यहां पे अकाउंट्स लिख दिया, कॉस्ट के नाम से आएगा, कॉस्ट में ये आइटम्स कंसिडर नहीं होती, और यहां पे आ जाएंगी ये चीजें। ठीक है जी। नेहा ने पूछा है सर कॉस्टिंग में बैंक चार्जेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर ये बैंक चार्जेस आपके डे टू डे ऑपरेशंस को संभालने के लिए हैं तो ये कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट करोगे बेस्ड ऑन अजम्पशन। आखिरी चीज, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स की बात करूंगा, उसकी बात से पहले एक छोटी सी बात और सुन लो। बेटा जी, मैंने जो आपको ये पूरा समझाया है, ये मैंने कॉस्ट से स्टार्ट करके बताया है। अगर यही मैं अकाउंट्स के प्रॉफिट से शुरू करता हूं तो ये ट्रीटमेंट रिवर्सल हो जाएगा, आपको अकॉर्डिंगली अपना दिमाग बदलना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। वो तो कर लोगे? हां जी, मैंने आपको सारा बेस ये बताया है कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू करके, अकाउंट्स के प्रॉफिट से शुरू करके अगर कॉस्टिंग तक जा रहे होगे तो रिवर्सल हो जाएगा चीजों का। अब लास्ट चीज जिसमें बच्चा गलती करता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करूंगा, और मैं यहां पे भी बेस कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ही बना के चल रहा हूं, अकाउंटिंग के प्रॉफिट से शुरू करोगे तो उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक 90,000 का दिखाया है और अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक एग्जाम्पल के लिए 1,20,000 का दिखाया है, और आप शुरू कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए कॉस्टिंग के प्रॉफिट से, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। कॉस्ट के प्रॉफिट से आपको अकाउंट्स के प्रॉफिट तक जाना है। सबसे पहले जब ओपनिंग स्टॉक आएगा तो आपको सोचना क्या है, ओपनिंग स्टॉक P&L में या कॉस्ट शीट में क्या होता है, डेबिट की चीज है या क्रेडिट की चीज है? सर, ओपनिंग स्टॉक अपने आप में एक डेबिट की चीज है, और डेबिट जितना ज्यादा होता है, डेबिट जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना कम, और डेबिट की चीज जितनी कम प्रॉफिट उतना ज्यादा। अब सोच लो सर, कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कम है, कॉस्टिंग में अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो कॉस्टिंग में डेबिट की चीज कम है, मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है। अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, मतलब अकाउंट्स में डेबिट की चीज ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट कम है। आपको कॉस्टिंग के ज्यादा प्रॉफिट से अकाउंट्स के कम प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। इस साइड आ जाएगा डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 30,000 के नाम से, अमाउंट से। यहीं पे अगर मैं उल्टा कर दूं, कॉस्टिंग में मान लो 1,00,000 का दिखाया है और अकाउंट्स में मान लीजिए 70,000 का दिखाया है, या ये 60,000 का दिखाया है, तो क्या हो जाएगा सर? फिर हो जाएगा कॉस्टिंग में अब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो कॉस्टिंग में डेबिट की चीज ज्यादा है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है, और अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक कम है तो अकाउंट्स में डेबिट की चीज कम है, मतलब अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है। अब आपको कॉस्टिंग के कम प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को ऐड करना है, इसी साइड आ जाएगा। ठीक है जी, डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यही बात एक बारी बस क्लोजिंग स्टॉक में करने दो। अब मान लो कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक, वो रिवर्स कर देता हूं, 1,20,000 का दिखाया है, या सेम ही ले लेता हूं, एक सेकेंड, क्योंकि दोनों के हिसाब से बताना है।
कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक वही 90,000 का दिखाया है और अकाउंट्स में वही 1,20,000 का दिखाया है। अब आपने वही अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट से शुरू किया हुआ है, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक में भी क्या सोचना है, क्लोजिंग स्टॉक अब एक क्रेडिट की चीज है और क्रेडिट जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, क्रेडिट जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा, और क्रेडिट की चीज जितनी कम प्रॉफिट उतना कम। अब आपने क्या किया है, आपका यहां पर कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कम है, कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक कम तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम। अकाउंट्स में आपने क्रेडिट की चीज क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, मतलब अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा है। आपको कॉस्टिंग के कम प्रॉफिट से अकाउंट्स के ज्यादा प्रॉफिट तक जाना है, प्रॉफिट को ऐड करना है, इसी साइड आ जाएगा। डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 30,000 जो भी अमाउंट बन रहा है, और ये रिवर्स कर दूं तो अपोजिट साइड पे आ जाएगा। मेरे को बताइए, बात समझ आई आपको? तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है उसमें बस आपको एक चीज सोचनी है, इसको क्रक्स बना लेना। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट की चीज है और क्रेडिट की चीज जितनी ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट की चीज है और डेबिट की चीज जितनी ज्यादा प्रॉफिट उतना कम, एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, मेरे को बताइए, सभी को क्लियर हुआ ये? हो गया सबको क्लियर? चलिए जी, तो फिर बाकी अपने नेक्स्ट सेशन में करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अब मैं ओवरहेड्स का चैप्टर पिक करूंगा, तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी, टेस्ट मैं कल भेजूंगा आपको, आज नहीं भेजूंगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज का सेशन यहां पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक रिवाइज हो गया। बाकी आपको दोबारा भी अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़े, मैं ये वाली वीडियो भी आपकी यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे ये वाले नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और बस यही है, ठीक है जी। चलो, बाय बाय।